everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है फॉर दो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने जस्ट अभी क्लास 12 में एंटर करा है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू माय स्ट्रैटेजी जिसकी हेल्प से मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाई थी इन PCM ऑल 3। कौन कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी है, क्या आपको कोचिंग जाना है कि नहीं, क्या आपको ऑनलाइन कोई बैच परचेस करना है कि नहीं, कौन कौन सी बुक्स हैं, क्या सिर्फ NCERT इनफ है या इसके अलावा भी हम लोगों को बुक्स की रिक्वायरमेंट है, इफ़ येस तो कौन सी, ये सब कुछ हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात यार, क्लास 12 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है राइट। तो ऐसा मत सोचो कि हम लोग लास्ट में ही पढ़ेंगे। अभी से ही जितने भी चैप्टर्स आपको स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो। NCERT इज़ अ कंपल्शन, NCERT तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा आपके पास एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक भी होना चाहिए जिससे आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो आप लोग पूछोगे कि क्या NCERT के क्वेश्चंस इनफ नहीं है? सो द आंसर इज नो। क्योंकि देखो आप लोग इवन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक करोगे ना, हर साल में ऐसा होता ही है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। वो रिपीटेड क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाते हैं और PYQs में भी मिल जाते हैं। ठीक है, वैसे तो देखो एक बुक आती है सिंगल जिसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो इफ़ यू वांट आप उसको भी परचेस कर सकते हो, उसमें सोल्यूशन भी गिवन रहता है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो सिंपली CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पे आपको पास्ट ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। अराउंड 5 to 10 ईयर्स के आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। क्वेश्चन बैंक क्यों चाहिए है? क्योंकि वहाँ पर रेलेवेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो एक तो NCERT आपको चाहिए है, इसके अलावा क्वेश्चन बैंक आपको चाहिए है। आपको 5 to 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। अब क्योंकि लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है तो इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं और वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएंगे। और लास्ट में जब आप लोगों का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हो जाएगा ना, तब आप लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक बुक आप लोग खुद से खरीदो। अगर आपके स्कूल में लाइब्रेरी है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। वहाँ पे अगर आपको कोई बुक्स मिल रही है वो आप ले सकते हो। आप लोग सेकेंड हैंड ले सकते हो। ठीक है, या फिर सिर्फ आप लोग PDF से भी पढ़ सकते हो। दैट इज़ नॉट एन इशू। नाउ बहुत सारे लोगों ने NCERT खोली होगी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, और एक चीज़ दिमाग में ज़रूर आई होगी कि बहुत सारी जगह आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि NCERT में लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे आती है रेफरेंस बुक की एंट्री। ठीक है, यहाँ पे होती है। तो रेफरेंस बुक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जगह यार NCERT नहीं समझ में आती है जेन्युइनली। मेरे पास भी रेफरेंस बुक थी। नाउ दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक कि कौन कौन सी मैंने रेफरेंस बुक्स यूज करी थी। इफ यू गाइज वांट द वीडियो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो रेफरेंस बुक भी आप लोग एक अपने लिए परचेस कर सकते हो। नाउ ऐसा नहीं है कि आपको लाइन बाय लाइन रेफरेंस बुक को पढ़ना है। देखो मेन इंपॉर्टेंट NCERT ही है। इन केस यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब आप इस वाली रेफरेंस बुक पे आ सकते हो। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए है फॉर मेकिंग योर ओन नोट्स, तो आप रेफरेंस बुक को प्रेफर कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स प्रॉपरली बनाए हुए थे हर एक सब्जेक्ट के। मैथ्स में तो देखो एज सच नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में या आपकी अगर बायो भी है तो हैंड रिटन नोट्स की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है वो भी बता देती हूँ। देखो लास्ट में ना इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है और ना ही हमारे दिमाग में इतना कुछ स्टोर रहता है कि हर एक चीज़ हमें अच्छे तरीके से याद रहे। ना ही इतना टाइम है कि मैं पूरी NCERT खोलूँ, पूरी मैं रेफरेंस खोलूँ, यहाँ से रिवाइज करूँ, नहीं। तो लास्ट मोमेंट का आपका जो रिवीजन होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ आपके हैंड रिटन नोट्स से। इसीलिए हैंड रिटन नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो समझ में आ गया है। अब बारी आती है कि पढ़ना कहाँ से है। देखो हम लोगों के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। स्कूल आप लोग जा रहे हो, बहुत सारे बच्चे कोचिंग या ट्यूशन भी जाते होंगे। ऑनलाइन इतना सारा फ्री मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, या फिर ऑनलाइन हम लोग बैचेस भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। अगर आपको लगता है स्कूल में टीचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, वेल एंड गुड, यहीं पर से पढ़ो। आपको ट्यूशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ट्यूशन नहीं गई थी। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि यार स्कूल में नहीं अच्छे से पढ़ा रहे हैं और मैं ऑनलाइन डिस्ट्रैक्ट होता हूँ या डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, तो आप लोग कोचिंग चले जाओ। अगर आपको लगता है कि कोचिंग में टाइम वेस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको तैयार होना है, जाना है ना, बहुत टाइम वेस्ट होता है, मुझे पता है, इसीलिए मैं ट्यूशन नहीं जाती थी। तो अगर आपको ये लगता है तो आप ऑनलाइन पढ़ लो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है YouTube डिस्ट्रैक्शन है, YouTube से मैं जैसे ही पढ़ रहा हूँ फिर मैं YouTube शॉर्ट्स में चले जा रहा हूँ,
तो आप कोई ऑनलाइन बैच खरीद सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन बैच में स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई होती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, हर एक ऑप्शन आपको कब चूज करना है मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब पढ़ना कैसे है, कोई भी चैप्टर जब आप लोग पढ़ रहे हो सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लो। अब वो स्कूल से कर रहे हो, कोचिंग से कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले वो चैप्टर को आपने पढ़ लिया है टीचर से, उसके बाद खुद से पढ़ना है। सेल्फ स्टडी यहीं पर एंटर होती है। सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी रखो, रेफरेंस रखो अपने सामने, वो टॉपिक को वापस से आप लोग रिवाइज करो, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो वापस से, एंड उसके बाद जब आपको वो टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जा रहा है उसके नोट्स बनाओ। तो ऐसे ही ना आपको पूरे चैप्टर के नोट्स खुद से बना लेने हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से करें, सबसे पहले एनसीईआरटी से कर लो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक से करो। नाउ वैसे तो मैं आप लोगों से ये भी कह सकती हूँ कि रेफरेंस बुक से आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, पर मुझे पता है रेफरेंस बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लो। तो पहले आप लोग क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जब आपके पास टाइम बच रहा है तब आप लोग फिर रेफरेंस बुक पे भी जा सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वहां पर से आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यार ये चीज आपको क्लियर है। बुक्स का मैंने आपको बता दिया, कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेल्फ स्टडी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद से नहीं पढ़ोगे तो कितना भी आप सोच लो कि स्कूल में तो पढ़ ही रहा हूँ, ट्यूशन में तो पढ़ ही रहा हूँ, ये पढ़ाई नहीं होती है जब तक आप लोग खुद से नहीं पढ़ोगे। देखो टीचर तो एक ही है, वो सारे स्टूडेंट्स को सेम चीज पढ़ा रहा है ना, पर फिर भी एक टॉपर निकलता है, एक फेल हो जाता है। क्यों होता है? दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। नाउ वन मोर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप लोग अभी ही डिसाइड करो क्या आपको सिर्फ क्लास 12th पे ही फोकस करना है या इसके साथ आपको दूसरे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम कम देना पड़ेगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं CUET एग्जाम की बात करूँ, मैं NDA की बात करूँ, JEE नीट की बात करूँ, है ना, तो वहाँ पे लेवल इतना आसान नहीं है, वहाँ पे लेवल थोड़ा सा अप है। जैसे CUET की ही अगर मैं बात करूँ तो इट इज नॉट जस्ट आपको PCM या PCB पढ़ना है, वहाँ पे लैंग्वेज भी है, वहाँ पे हमारे पास GT भी है, जहाँ पे सब कुछ आ जा रहा है लिटरली। जनरल साइंस भी वहाँ पर है, एप्टीट्यूड भी वहाँ पर है ना, जनरल एप्टीट्यूड जो हमारे पास होता है, एंड इसके अलावा हमारे पास जनरल नॉलेज है और हमारे पास करंट अफेयर्स हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं CUET की अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे अब कुछ नहीं हो रहा है। वो ज़माना गया जब क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे हम लोगों को एडमिशन्स मिल जाते थे, अब ऐसा नहीं है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप लोगों को एडमिशन चाहिए है तो आपको CUET के लिए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। एंड 1-2 महीने काफ़ी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया यार इतनी सारी चीज़ें हैं। लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांट है, हमारे पास जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है। इंग्लिश में इतने सारे हमारे पास चीज़ें होती हैं, टेंस है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स हैं। डू यू फील कि सिर्फ 1-2 महीने पढ़ के ही आप लोग क्रैक कर सकते हो? नहीं ना। तो इसीलिए अभी से ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इवन NDA की अगर मैं बात करूँ, 1-2 महीने में थोड़ी ना क्रैक कर लोगे। अभी से जब प्रिपेयर करोगे, बहुत सारे बच्चे पहले से भी करते हुए आ रहे होंगे, है ना, तभी तो आप लोग क्रैक कर पाओगे ना। सो ये चीज़ यार हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई होती है। तो अभी डिसाइड करो। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी सिर्फ क्लास 12th है, तो वो सिर्फ क्लास 12th के लिए ही प्रिपेयर करो। बट जिनको पता है कि यार सिर्फ क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। और इन सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप यार ये एक चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। नाउ एक और क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमारा डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग डिसाइड कर लो वेदर यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन, क्योंकि दोनों में से एक तो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैं क्या करती थी, मैं स्कूल जाने से आधे घंटे पहले ही उठती थी एंड बस तैयार होकर स्कूल चले जाती थी। स्कूल से आती थी तो फिर मैं पढ़ना अपना स्टार्ट कर देती थी, ठीक है। तो फिर मैं शाम को पढ़ती थी, फिर खाने का टाइम हो जाता था एंड थोड़ा बहुत ऐसी गप्पू वगैरह में टाइम निकल जाता है ना। उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी रात को। मेन जो एकदम फोकस्ड वाली स्टडी होती है वो मेरी रात को ही होती थी, क्योंकि हमारा घर बहुत ही छोटा था एंड वहाँ पे मेरी दी भी है, मेरा भाई भी है, मम्मी पापा सब है, तो दिन में नहीं हो पाता था, ठीक है। तो रात को तो सब सो जाते हैं, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम था, तो मैं 1, 2, 3 बजे तक पढ़ लेती थी, ठीक है। तो डिपेंड करता है, मतलब जैसे मान लो दूसरे दिन मेरी छुट्टी है तो मैं 4 बजे 5 बजे तक भी पढ़ लेती थी। अगर दूसरे दिन स्कूल है तो मैं 12, 1 या 2 बजे तक सो जाती थी। सो ये मेरा टाइम टेबल था, बिकॉज आई वॉज अ नाइट पर्सन, आई स्टिल एम अ नाइट पर्सन। बट इफ यू गाइज आर अ मॉर्निंग
मॉर्निंग पर्सन तो सुबह जल्दी उठ जाओ ना, 4-5 बजे आप लोग उठो, सुबह अच्छे तरीके से पढ़ो और उसके बाद रात को आप लोग 10 बजे तक या 10:30 बजे तक आराम से सो सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ही प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने लिए। मैं अगर कोई भी टाइम टेबल आपके सामने लिख दूं कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ो, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ो, ये रियलिस्टिकली फॉलो नहीं होता है, क्योंकि सबकी जो सिचुएशन है लाइफ में ना वो अलग अलग होती है। तो आपको अपने लिए ही प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद से ही कि कैसे आपको करना है। और बेसिक आइडिया तो मैंने आपको दे ही दिया है कि किस तरीके से मॉर्निंग और नाइट पर्सन आप लोग अपना एडजस्ट कर सकते हो टाइम टेबल, ठीक है। एंड अगर आप लोग ट्यूशन जा रहे हो तो फिर आपको वो टाइम भी अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो स्कूल हम लोग इतने घंटे जाते हैं, फिर हम लोग ट्यूशन भी जाते हैं, तो ऑब्वियसली यार हमारी बॉडी भी थकती है ना, तो हमें भी थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए ही होता है। 7 से 8 घंटे की नींद तो हमें चाहिए ही है। तो फिर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालना है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यार सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। स्टिल कोई भी अगर आपका डाउट है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लेक्चर्स अगर आप लोगों को इस चैनल पे चाहिए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे तो ऑलरेडी मैंने काफी सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहां से जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं आप उनसे भी पढ़ सकते हो। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक यार अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर क्लास 12th एग्जाम्स। एंड अगर आप लोग CUET JEE या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या दूसरे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना।